आगे, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकारों को लेकर अल्पसंख्यक मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति। वो लड़की का देखिएगा तो एडमिशन है कि नहीं है वो। हाँ एडमिशन है, फिर भी ब्लॉक कर दीजिए उसको, किसी भी सूरत में ओपन नहीं करना। हम भी बोल देंगे फिर भी नहीं करना है, लिख करके भी दे देंगे फिर भी नहीं करना है। ठीक है, अगर वो आएगी मेरे पास रोएगी तो हम लिख के दे सकते हैं, फिर भी नहीं करना है आपको, समझ गए। हाँ मेरे पास आकर के रोबे करेगी, हम लिख के दे सकते हैं, लेकिन आपको बोल देना है नहीं करना है, खुल्लम खुल्ला ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, समझे। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति, सरदार पटेल, सरदार पटेल। अब ए में मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति एचसी मुखर्जी। छाप लिए, स्क्रॉल करें ऊपर। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति। राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, अंबेडकर साहब। चलिए छाप लिए, चलिए छाप लिए जी। चलिए अब इसको पहले याद करते हैं। फिर एक बात बताइए, भारतीय संविधान का निर्माण जो संविधान सभा किया है, संविधान सभा में हर समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व था या नहीं? आय था ना हो? हिंदू, हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाई, दोनों मिलाकर छो गो ना हो, दोनों मिलाकर छो नहीं ना हो, मतलब ये दोनों का समान प्रतिनिधित्व था। ये बात समझ में आ रहा है? सिख, पारसी और आंग्ल भारतीय, तीन तीन गो ना हो। ये भी नोट में तो नहीं होगा, तो इसको जल्दी एक लाइन लिखिएगा। संविधान सभा में, संविधान सभा में, संविधान सभा में संविधान सभा में, संविधान सभा में हर धर्म का, हर धर्म का, हर धर्म का प्रतिनिधि था जो निम्न है। संविधान सभा में हर धर्म का प्रतिनिधि था जो निम्न है। जो निम्न है। अब इसको छापिए बोर्ड पे, जो यहां पर आपके सामने है, छापिए इसको।
छापिए, हाथ तेजी से चलाइए। कोई जिंदगी का सवाल न है। जिंदगी का सवाल रहता वो इतना बढ़िया रहती तो फिर ये सब फालतू कामें नहीं करती। उसको अपने से मतलबे न है। जिंदगी का मैसेज कर रहा, जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सवाल रहता तो कमेंट सेक्शन में आकर के यही सब करती हूँ। ठीक है, लड़की है तो लड़की होने का फायदा थोड़े उठा लेगी। हाँ, 15 गो महिला थी। छाप लिए, छाप लिए ना। चलिए, ये बात अलग से लिखाने की जरूरत नहीं ना है कि एसटी और भारतीय ईसाइयों की संख्या एक समान थी, पारसी और आंग्ल भारतीयों की संख्या एक समान थी। इसको लिखाने की जरूरत नहीं ना है। इतना कॉमन सेंस तो आपके भीतर होनी चाहिए। जनरल कंपटीशन का तैयारी करते इतना कॉमन सेंस ना है जी। यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। बिहार दरोगा पूछ सकता है, बिहार एसएससी नहीं पूछेगा। बिहार दरोगा पूछ सकता है, लेकिन काहे कि अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, वहां तक याद किए थे कि नहीं किए थे? वो याद नहीं किए, याद नहीं किए। अच्छा, आइए, हिंदुओं की संख्या कितनी? हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भारतीय ईसाई, अनुसूचित जनजाति और भारतीय, सिख, सिख, पारसी और आंग्ल भारतीय, पारसी और आंग्ल भारतीय। चलिए, अब आइएगा, अब एक बात बताइएगा भाई जी लोग कि जब हमारा संविधान, गौर कीजिएगा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में क्या गो अनुच्छेद, क्या गो अनुसूची, क्या गो भाग? बात क्लियर है? अच्छा, एगो बात और बताइए, 1947 से 1950 तक शासन के किया था? हो के किया था? संविधान सभा। और 1947 से 1950 तक शासन कौन नियम के तहत चलाए? भारत शासन अधिनियम 1947 से 1950 तक शासन कौन नियम के तहत चलाए? कौन नियम के तहत? लोकसभा राज्यसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ? लोकसभा राज्यसभा का चुनाव पहली बार। अब एक बात और जानिए, 1950 से 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर काम किया। गौर कीजिएगा, यहां पर ये सब बड़ी अच्छा पॉइंट है अपने आप में, समझ रहे हैं? और ये सब पूछता है तो विद्यार्थी गलती करके आता है। संविधान सभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछता है तो विद्यार्थी अब गलती करके नहीं आता है। लेकिन यहां जो 3-4 गो 5 गो बात है, ये गलती करके आता है, तो गौर से सुनिएगा। 1952 में लोकसभा राज्यसभा का चुनाव हो गया, भारत का संसद अस्तित्व में आ गया। लेकिन भारतीय संसद के अस्तित्व में आने के ठीक पहले अंतरिम संसद के तौर पर 1950 से 1952 तक काम संविधान सभा ने किया था। अंतरिम मतलब अंतिम से ठीक पहले, अंतिम से ठीक पहले, समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि लोकसभा और राज्यसभा 1952 में अस्तित्व में है। पहली बार लोकसभा राज्यसभा का चुनाव 1952 में हुआ। पहली बार लोकसभा राज्यसभा का चुनाव कब हुआ? कब हुआ? 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के तौर पर काम कौन किया? संविधान सभा, संविधान सभा, संविधान सभा। तो 3 बात यहां पर एक बार फिर से याद करवाते हैं। 1947 से 1950 तक शासन कौन देख रहा था? कौन अधिनियम के तहत? अच्छा, 1950 से 1952 तक अंतरिम संसद के तौर पर काम कौन किया? कौन किया? बात याद हुआ? अब देखिएगा, एक चीज यहां पर और जो कि हम आपको नहीं बताए हैं और लिखा हुआ भी हमारे ख्याल से नोट में नहीं होगा। देखिए, जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ न हो, तो संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ है, संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ है आपको आजादी के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद। तो पुनर्गठन होने के बाद संविधान सभा में 299 गो सदस्य बचा, 229 गो ब्रिटिश प्रांत और 70 गो देसी रियासत। तो संविधान सभा में सबसे ज्यादा जिस प्रांत के प्रतिनिधि थे वह संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत के 55 गो प्रतिनिधि थे, मद्रास के 49 गो प्रतिनिधि थे, बिहार के 36 गो प्रतिनिधि थे, बिहार के 36 गो प्रतिनिधि थे। तो बिहार के परीक्षा के लिए संविधान सभा में बिहार के कितने प्रतिनिधि थे? 36 प्रतिनिधि थे। ये बात याद रखना आपके लिए जरूरी है। फिर अगर हम देसी रियासतों के संदर्भ में देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देसी रियासतों में मैसूर का था, मैसूर का 7 था। कितना था मैसूर का?
मैसूर का कितना था? तो यहां पर याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत संविधान सभा में सबसे ज्यादा संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व था, कितना? 55। कितना? 55। और देशी रियासतों में सबसे ज्यादा मैसूर, कितना? 7। कितना? 7। समझ गए? 7। और इसके बाद जो है आपको बिहार का 36। बिहार का, बात समझ में आया? इसको लिखिए, इना है नोट में लिखिएगा। दिलखुश कुमार यादव, कल क्या है? कल कुछ है क्या? कल कुछ है क्या? तो फिर क्लास बंद होने का क्या सवाल है? हाँ, तो तीज ऊज है, जिसका शादी ब्याह हो गया उन मनाएगा, आपको क्या मतलब? नहीं है, एकदम कोई बफरिंग नहीं हो रहा है, एकदम मस्त चल रहा है। आपके नेट में प्रॉब्लम है देवनाथ जी, आपके नेट में प्रॉब्लम है, संस्थान की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लिखिए, चल रहा है ना जी? हाँ, हम भी तो देख रहे हैं, एकदम चल रहा है। सुनिए, लिखिए, संविधान सभा में सबसे ज्यादा 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 प्रतिनिधि संविधान सभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत के 55 प्रतिनिधि शामिल थे। अगला स्टार मार के, बिहार से संविधान सभा में 36 प्रतिनिधि शामिल थे। बिहार से संविधान सभा में 36 प्रतिनिधि शामिल थे। बिहार से संविधान सभा में 36 प्रतिनिधि शामिल थे। बिहार से संविधान सभा में 36 प्रतिनिधि शामिल थे। बिहार से संविधान सभा में 36 प्रतिनिधि शामिल थे। बिहार से संविधान सभा में 36 प्रतिनिधि शामिल थे। 36 प्रतिनिधि शामिल थे। 36 प्रतिनिधि शामिल थे। आगे, देशी रियासतों में सबसे ज्यादा मैसूर से 7 प्रतिनिधि शामिल थे। अगला पॉइंट, देशी रियासतों में सबसे ज्यादा मैसूर से 7 प्रतिनिधि शामिल थे। देशी रियासतों में सबसे ज्यादा मैसूर से 7 प्रतिनिधि शामिल थे। देशी रियासतों में सबसे ज्यादा मैसूर से 7 प्रतिनिधि शामिल थे। देशी रियासतों में सबसे ज्यादा मैसूर से 7 प्रतिनिधि शामिल थे। देशी रियासतों में मैसूर से सबसे ज्यादा 7 प्रतिनिधि शामिल थे। देशी रियासतों में मैसूर से सबसे ज्यादा 7 प्रतिनिधि शामिल थे। फुल स्टॉप। लिख लिए, 7 7 7 7 6 के बाद 7 ज्यादा सुनाई देता है जी, कान खराब हो गया है। 7 7 7 लिख लिए। चलिए अब आइए, अब आगे याद कीजिए। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना। संविधान बनकर तैयार कब हो गया? कब हो गया? क्या गो वाचन हुआ? क्या गो वाचन? पहला वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। सबसे बड़ा वाचन द्वितीय वाचन है ना? सबसे बड़ा वाचन कौन है? सबसे बड़ा वाचन। अच्छा, संविधान सभा की क्या गो बैठक हुई? 11। क्या गो बैठक? क्या गो बैठक? क्या गो बैठक? अच्छा, 26 नवंबर 1949 को क्या गो अनुच्छेद लागू हुआ? 15। क्या गो? 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू? कितने अनुच्छेद? कौन कौन?
यानी क्या हम यह कह सकते हैं कि संविधान आंशिक तौर पर लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ? संविधान आंशिक तौर पर लागू कब हुआ है? अपूर्णता लागू 26 जनवरी 26 जनवरी को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ? क्योंकि उस तिथि को हम लोगों ने 1930 में प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में, प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में, बात क्लियर है? चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक में कितने सदस्य भाग लिए? कितने सदस्य भाग लिए? अंतिम बैठक में भारत के राष्ट्रगान के तौर पर किसको स्वीकार किया? राष्ट्रगीत के तौर पर? भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र। जनगणमन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगणमन के रचयिता, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र। इतना बात क्लियर है? इसके बाद संविधान सभा 15 गो महिला सदस्य थी। क्या गो महिला सदस्य? जैसे कि आपको सरोजनी नायडू हो गई, विजया लक्ष्मी पंडित हो गई, सुचेता कृपलानी हो गई, राजकुमारी अमृता कौर हो गई, समझ गए? राजकुमारी अमृता कौर हो गई। ये सब जो है आपको महिला में 15 महिला में शामिल हुआ करती थी। तो संविधान सभा में महिला सदस्य क्या गो? महिला सदस्य क्या गो? 15 गो महिला सदस्य। और हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। तो कौन, कहां के प्रतिनिधि संविधान सभा में? कहां के प्रतिनिधि? कहां के प्रतिनिधि? चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा। संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण। बात क्लियर हुआ? नीचे से एक लाइन लिखिएगा। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। संविधान सभा में बुक दिखा रहे थे वो, कहाँ है बुक? संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी जो निम्न है। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी जो निम्न है। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य शामिल थी जो निम्न है। लिखिए। पूछेगा, जब पूछेगा तब नानी याद आएगा। लिखिए। एक नंबर में सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर। विजया लक्ष्मी पंडित। चौथा, विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित। आगे, लीला रॉय। लीला रॉय। लीला रॉय।
लीला रॉय, लीला रॉय, रेणुका रॉय, रेणुका रॉय, रेणुका रॉय, रेणुका रॉय, कमला चौधरी, कमला चौधरी, कमला चौधरी, कमला चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी, मालती चौधरी, हंसा मेहता, हंसा मेहता, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, क्या गो हुआ, आगे लिखिएगा। अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू और मम्मो संयुक्त दुर्घुकार, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी बेलायुधन, दक्षयानी बेलायुधन, दक्षयानी बेलायुधन, दक्षयानी बेलायुधन, दक्षयानी वेलायुधन, दक्षयानी वेलायुधन, दक्षयानी बेलायुधन, दक्षयानी बेलायुधन, आगे लिखिएगा। बेगम एजाज रसूल, 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 दुर्गाबाई देशमुख, 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 एनी मस्करनी, एनी मस्करनी, एनी मस्करनी, 15 को हो गया होगा, एनी मस्करनी, दुर्गाबाई देशमुख, एनी मस्करनी, एनी मस्करनी, एनी मस्करनी, एनी मस्करनी, लिख लिए। अब आइए तो मेरे साथ याद कीजिए तो, है महिला का नाम याद कीजिए ना 15 को, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, 15 को महिला का नाम नहीं याद हो सकता। अब महिला लोग महिला का नाम नहीं याद करेगी, हाँ याद कैसे नहीं होगा, क्या गो महिला हो, एक नंबर में सुचेता, सुचेता, सरोजनी, विजया लक्ष्मी, राजकुमारी अमृता, राजकुमारी अमृता, लीला, लीला, रेणुका, रेणुका, मालती, मालती, कमला, कमला, पूर्णिमा, पूर्णिमा, हंसा, हंसा, अम्मू स्वामी, अम्मू स्वामी, अम्मू स्वामी, दक्षयानी, दक्षयानी, बेगम एजाज, बेगम एजाज, बेगम एजाज, दुर्गाबाई, दुर्गाबाई, एन्नी मस्कर, एन्नी, तो याद नहीं हुआ, देखिए एक बार फिर से देखिए, नहीं है देखिए नहीं, बकलोल सब पूछता है। और देखिए हम आपको बता रहे हैं, जब यहां से क्वेश्चन पूछेगा ना, आप ही तो बना के आइएगा। 8 लाख लोग अगर फॉर्म गिराएगा ना, आप ही बना के आइएगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। दूसरा याद करेगा कोई, और दूसरे का औकात याद करेगा। ये सब डाटा मेरा ही विद्यार्थी याद रखता। कल आया था, नहीं सुने जी, कल आया था ना,
नोट बनाता था, उसको याद करता था, वो बना करके आया, उसका दोस्त बना के नहीं आया तो रिजल्ट नहीं हुआ। और वो बना के आया, यानी क्या बोला था, 3 गो बायोलॉजी का क्वेश्चन ऐसा था जो कहीं नहीं था, वो बना के आया, इसी वजह से टॉप किए। तो वो टॉप करने का रीजन बताया, समझ गए। तो बात ये है, जो लिखाते हैं कॉपी में याद रखिए बकलोल सब, समझे। चलिए, क्या गो महिला हो? सुचेता, सुचेता, सरोजनी, सरोजनी, विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, राजकुमारी, राजकुमारी, लीला, लीला, रेणुका, रेणुका, कमला, कमला, पूर्णिमा, बनर्जी। बीच में एगो छोड़ दी। मालती, मालती, कमला, कमला, मालती, पूर्णिमा, पूर्णिमा, हंसा, 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 दक्षियानी, दक्षियानी, अम्मू, अम्मू, बेगम एजाज, बेगम एजाज, बेगम एजाज, रसूल, बेगम एजाज, रसूल, दुर्गाबाई, दुर्गाबाई, एनी, एनी। तो एगो बात बताइए, इसमें मुस्लिम महिला है हो, है ना, है हो, बेगम एजाज रसूल है ना हो। तो इसमें पूछेगा संविधान सभा में कौन मुस्लिम महिला थी, क्या कहिएगा? बेगम एजाज, याद रखिएगा ना हो। देखिए यहां पर एगो बात बता रहे हैं, वो जो किसका समान प्रतिनिधित्व है और कौन एगो महिला है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा ना हो, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में बहुते कुछ था, समझे। इसी वजह से कल माथा दर्द कर रहा था, दिमाग काम नहीं करने लगा, इसी वजह से छोड़ दिए थे, समझे। तो ई चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता, इसी वजह से सोचे कल सुबह में आएंगे फ्रेश होकर के, तो फिर बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो बढ़िया से पढ़ाए ना, ऐसे जो भी पढ़ाते हैं बढ़िया से पढ़ाते हैं बकलून। कभी आपको लगता है कि हम आपके साथ दगाबाजी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। चलिए अब सुनिए, सुनिए, अब जो है देखिए, सुनिए, देखिए हम पिछले बार जो है 2446 पोस्ट मेंस, 2446 पोस्ट मेंस में हमने एक प्रश्न देखा था, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है। यह प्रश्न 2446 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस का है। तो जानते हैं इस प्रश्न को पूछने के, इस प्रश्न को समझने के लिए या इस प्रकार के प्रश्न को जानने के लिए आपको क्या करना होगा जानते हैं? भारतीय संविधान की तुलना अन्य देशों से करके पढ़ना होगा। तो स्पेशली भारतीय संविधान की तुलना अन्य देशों से करके पढ़ना होगा। और विश्व में देश की संख्या 200 से अधिक है, समझ रहे हैं। एगो भारत के संविधान को पढ़ने में हम लगभग 100 क्लास लेते हैं। 100 क्लास का मतलब हो गया कि एक क्लास कम से कम 1.5 घंटा का, तब 100 क्लास में यानी क्लियर होता है। तो 150 कितना हुआ? 150 घंटा। तो 150 घंटा हमको पॉलिटी खत्म करने में लगता है, समझ गए। तो 150 घंटा आप जोड़ लीजिए कितना समय हो जाएगा, समझे। 150 घंटा। और एगो बात बता दे, 150 घंटा में अगर पॉलिटी पढ़ा, हम 10 घंटा में पॉलिटी पढ़ाते हैं। हम सबसे कम नहीं, सबसे कम 16 से 18 घंटा में पॉलिटी खत्म करते हैं। 16 से 18 घंटा, 16 से 18 घंटा में पॉलिटी हम खत्म किए हैं। और सबसे ज्यादा 150 घंटा, 18 घंटा और 150 घंटा। तो अब बताइए 150 घंटा जहां पढ़ाएंगे वहां पे बहुते ना पढ़ाएंगे, हो है कि ना, समझे। तो आप लोग को इतना पढ़ाएंगे, आप लोग को ना 18 घंटा पढ़ाएंगे ना 150 घंटा पढ़ाएंगे। आप लोग को 70-75 घंटा में क्लियर कर देंगे और बेहतर ढंग से क्लियर कर देंगे। विश्व में लगभग 200 से ज्यादा देश है। भारत के संविधान की तुलना 200 देश से कीजिएगा, पॉसिबल है हो? भले 200 से ज्यादा देश है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन से तुलना करके आप जो है क्वेश्चन बना सकते हैं, समझ गए। तो इसको पढ़ने के लिए जो है थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी का आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, समझ गए। तो अभी हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में जो है हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे
अगर नहीं पढ़ाएंगे तो लास्ट जाते जाते आप हमको याद दिला दीजिएगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि हम भूल भी जाते हैं। आप जब पॉलिटी लास्ट कर देंगे और लास्ट होने तक एक चैप्टर अगर हम आपको नहीं पढ़ाए हुए होंगे, भारतीय संविधान की तुलना अन्य देशों से, भारतीय संविधान की तुलना अन्य देशों से, अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ाए हुए होंगे, सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, हम आपको बता दें सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, लेकिन बिहार दरोगा का जो हमने प्रश्न देखा उस आधार पर हमें लगा कि इस चैप्टर को भी हमें पढ़ाना चाहिए, तो सबसे अंतिम में ही चैप्टर पढ़ाएंगे। जब आपके भीतर पॉलिटी का कुछ नॉलेज होगा ना, तब ना आप तुलना कर पाइएगा। हो ऐसे आप कैसे तुलना कर लीजिएगा, ऐसे तुलना कर पाइएगा? तो अभी जानिए पॉलिटी को, इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, भारत के संविधान के तुलनात्मक अध्ययन अमेरिका और ब्रिटेन के संदर्भ में। बात क्लियर है? तो उस सब क्वेश्चन, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है ना, उस प्रकार का क्वेश्चन तब आपको परीक्षा में बनेगा, समझे? नहीं तो नहीं बनेगा, और वही सब क्वेश्चन में आपको बेहतर करना है, समझे? चलिए अब देखिए, जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में 395 गो अनुच्छेद है, 22 गो भाग है और 12 गो अनुसूची है वर्तमान में। तो ये अनुसूची को हम लोग जान लेते हैं, एकदम आसान है। भाग को हम जान लेते हैं, एकदम आसान है। और भारतीय संविधान के स्रोत को हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो भारत का संविधान है ना, हो भारत का संविधान आपको विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और भारत के संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देश से लिए गए हैं। 5 गो पद है, और शॉर्ट में पढ़ते हैं तो 2 गो पद, ऐसे 5 गो पद है। चलिए, तो अब देखिएगा कि जो है संविधान के स्रोत को यहां पर देख लेते हैं। संविधान के स्रोत को ना, अभी संविधान बनकर तैयार हुआ ना हो, तो पहले भारतीय संविधान के भाग को देख लीजिए ना, भारतीय संविधान के भाग को, फिर जो है अनुसूची को, फिर भारतीय संविधान के स्रोत को देख लेंगे। कोई दिक्कत? तीनों चीज अभी क्लियर करके भेजेंगे, समझ गए? चलिए, तो भारतीय संविधान को क्या गो भाग में बांटा गया है? हो क्या गो भाग? 22 गो भाग में बांटा गया है ना, लेकिन वर्तमान में क्या गो है? तो यहां पे गौर कीजिएगा, क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछता है। अगर पूछेगा भारतीय संविधान को कितने भाग में बांटा गया है, तो उत्तर क्या होगा? 22। क्या होगा? अगर पूछेगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग, वर्तमान शब्द जोड़ देगा तो 25, वर्तमान शब्द जोड़ देगा तो। बात क्लियर है? अब देखिए, भारतीय संविधान में जो 22 गो भाग है, उसमें भाग है पहला, एक भाग है भाग पहला। भाग पहला में संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र है। और संघ और राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद राज्य क्षेत्र, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4। इसके बाद अगला भाग है भारतीय संविधान का भाग 2। कौन भाग है? भाग 2। भाग 2 से हमें नागरिकता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भाग 2 से हमें किस विषय में जानकारी, किस विषय में? नागरिकता। और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11। फिर इसके बाद है भारतीय संविधान का भाग 3। क्या है भारतीय संविधान का भाग? भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 3 में है मौलिक और मौलिक अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 12 से। फिर इसके बाद अगला भाग है भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसकी चर्चा है 36 से 51। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 36 से। इसके बाद अगला भाग है भाग 4 का को। इसमें है मौलिक कर्तव्य की चर्चा है अनुच्छेद 51 के को। इसके बाद अगला भाग है भाग 5। भाग 5 में है संघ का शासन। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 52 से 151।
अनुच्छेद 52 से 100, इसके भाग है भाग 6, भाग 6। इसमें है राज्य का शासन, राज्य का, और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 152 से 237, 152 से 200। इसके बाद भाग 7, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1900, और भाग 7 के अंतर्गत आता था अनुच्छेद 238, तो भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 238 आता था, उसको भी निरस्त कर दिया गया है। तो भाग 7 को क्या कर दिया गया है? निरस्त। अब भाग 7 को निरस्त, 7वां संविधान संशोधन, भाग 7, 7वां संविधान संशोधन, तो भाग 7 निरस्त है ना हो। भाग 7 को निरस्त केमा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन 1900, 7वां संविधान संशोधन 1900, 7वां संविधान संशोधन 1900। भाग 7 में ना हो। अगला भाग है भाग 8। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश में शासन प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश में शासन प्रशासन, और केंद्र शासित प्रदेश में शासन प्रशासन के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 239 से 242, 239 से 242। फिर आगे है भाग 9। क्या है आपको? भाग 9। भाग 9 है, 9 का को है और 9 का खो है। भाग 9 में है पंचायत। क्या है? पंचायत। और 9 के को में है नगर पालिका, नगर पालिका, और 9 के खो में है सहकारी समिति, सहकारी समिति। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 200, सब की चर्चा अनुच्छेद 243 में ही है। 243 A B C D E F G Z तक है, फिर ZH तक है, समझ गए? तो इस सब की चर्चा है 243। इसके बाद अगला भाग है भाग 10, अगला भाग है भाग 10। अगर हम भाग 10 की बात करें तो भाग 10 में है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। और जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र है उस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 244। इसके बाद अगला भाग है भाग 11। क्या है आपको? भाग 11। भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, और केंद्र राज्य संबंध की चर्चा है अनुच्छेद 245 से 263, 245 से 263। भाग 11 को 2 अध्याय में बांटा गया है। कितने अध्याय में? 2 अध्याय। भाग 11 को जो 2 अध्याय में बांटा गया है उसमें अध्याय 1 है, अध्याय 2 है। जो अध्याय 1 है यह हमें केंद्र और राज्य के, यह हमें केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक सॉरी केंद्र और राज्य के विधायी संबंध, सॉरी केंद्र और राज्य के विधायी संबंध, और अध्याय 2 हमें केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो भाग 11 का अध्याय 1 हमें केंद्र और राज्य के विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध, और अध्याय 2 हमें केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है, प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यूपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से प्रावधान हमें केंद्र और राज्य के विधायी संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा भाग 11 का अध्याय 1, भाग 11 का अध्याय 1, भाग 11 का अध्याय 1। चलिए, इसके बाद अगला भाग है भाग 12। अगला भाग क्या है आपको? भाग 12। अगर हम भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदा, वित्त, संपत्ति और संविदा। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 264 से, अनुच्छेद 264 से 300, अनुच्छेद 264 से 300। इसके बाद अगला भाग है भाग 13। क्या है? भाग 13। भाग 13 में है भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। इसकी चर्चा अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 301 से 307। फिर अगला भाग है भाग 14। भाग 14 में है लोक सेवा आयोग, भाग 14 में है लोक सेवा आयोग, और इसकी चर्चा है 308 से 323, 308 से 323।
फिर अगला भाग है भाग 14 का को, भाग 14 का को, 14 के को में है अधिकरण, 14 के को में क्या है अधिकरण, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 323 के ए या को, 323 के ए या को। फिर अगला भाग है भाग 15, भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, भाग 15 में क्या है निर्वाचन आयोग, इसकी चर्चा है 324 से 329, 324 से 329। फिर अगला भाग है भाग 16, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, आंग्ल भारतीय, एससी, एसटी, ओबीसी, आंग्ल भारतीय, इन लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, और इन लोगों को जो कुछ विशेष अधिकार दिया गया है उसी की चर्चा है भाग 16 में। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इसकी चर्चा है आपको अनुच्छेद 330 से 342, 330 से 342, 330 से 342। फिर अगला भाग है भाग 17, भाग 17 में है राजभाषा, क्या है राजभाषा, और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 343 से 351, 343 से 351। फिर अगला भाग है भाग 18, इसमें है आपात उपबंध, क्या है आपको आपात उपबंध, और इसकी चर्चा है 352 से 360, 352 से 360। और इसके बाद अगला भाग है भाग 19, भाग 19 की अगर हम बात करें तो इसमें है प्रकीर्ण, क्या है आपको प्रकीर्ण। अब कहिएगा प्रकीर्ण क्या होता है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जो अलग अलग जगह पर छितर बितर है, मतलब अलग अलग स्थान पर जो है ना बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान ऐसे हैं जो अलग अलग स्थान पर जो है एज इट इज है, उसको एक जगह जो शामिल कर दिया गया, एक जगह एकत्रित कर दिया गया है, उसी को प्रकीर्ण कहा गया है, समझिए उसी को प्रकीर्ण कहा गया है। तो प्रकीर्ण की चर्चा है अनुच्छेद 361 से लेकर के 367, अनुच्छेद 361 से लेकर 367। फिर अगला भाग है भाग 20, भाग 20 में है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन की चर्चा है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। इसके बाद अगला भाग है भाग 21, भाग 21 अस्थायी एवं संक्रमणशील संबंधी प्रावधान, जिसको कभी भी समाप्त किया जा सकता था उसको भाग 21 में शामिल किया गया। अस्थायी और संक्रमणशील मतलब अस्थायी तौर पर इसे शामिल किया जा रहा है और इसे कभी भी हटाया जा सकता है। तो अस्थायी और संक्रमणशील संबंधी प्रावधान जिसकी चर्चा है अनुच्छेद 369 से लेकर 392 और अनुच्छेद 369 से 392, 369 से 392 के बीच में 370 आता है न हो, तो 370 अस्थायी प्रावधान था कि नहीं था, और 370 अस्थायी प्रावधान था, इसी वजह से तो अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। अगर अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान नहीं होता तो क्या अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जा सकता था? नहीं, समझ गए। इसके बाद है अगला भाग, भाग 22। अगर हम भाग 22 की बात करें तो यह हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि संविधान का हिंदी नाम क्या है, और भारतीय संविधान का हिंदी नाम भारत का संविधान है। संविधान का हिंदी नाम क्या है? भारतीय संविधान का हिंदी नाम है भारत का संविधान। संविधान के हिंदी नाम के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर संविधान के लागू होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। फिर संविधान के हिंदी रूपांतरण के विषय में जानकारी प्रदान करता है, हिंदी रूपांतरण के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो संविधान के हिंदी नाम, संविधान के लागू होने, संविधान के हिंदी रूपांतरण, ये तमाम विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 393 से 395 जानकारी प्रदान करता है। एक बार यहां से इस चैप्टर से एक बार आपका बिहार दरोगा परीक्षा क्वेश्चन पूछा है, हमको लगता है 1717 वाला में पूछा था। क्या पूछा था? पूछा यह था मौलिक कर्तव्य की चर्चा भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन अनुच्छेद में है। ई क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ है।
मौलिक कर्तव्य की चर्चा भारतीय संविधान के कौन अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर होता अनुच्छेद 51 का को, अनुच्छेद 51 का को। तो यहां पर आप गौर कीजिएगा, हम आपको यह बात भी बताए हैं कौन भाग में क्या है, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बात बताए हैं उसकी चर्चा कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद तक है, उसकी चर्चा कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद तक है। तो यह बात हम आपको बताएं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, समझ गए। और एक प्रकार से कहिए तो यही आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी है, समझ गए। यही आपका पूरा सिलेबस है और इंडियन पॉलिटी में यही आपको पढ़ना है। तो एक प्रकार से कहिए तो ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस याद रखना जरूरी है कि ना है। कभी कताल सिलेबसों से मतलब यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एक बार बिहार दरोगा यहां से क्वेश्चन पूछा है, तो अब आप बताइए आपका कर्तव्य और दायित्व इसको याद करना है कि ना है। तो आप याद करेंगे ना, याद कर ले, हाँ या ना, कर लेना। चलिए, हाय तो पढ़ाएंगे तो जानिएगा ना। अधिकरण का मतलब होता है संसद। संसद जो है किसी खास चीज को लेकर, किसी खास प्रावधान को लेकर संस्था की स्थापना कर देता है। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रदूषण को लेकर के एनजीटी का गठन कर दिया गया है, ठीक है। यानी कुछ अधिकरण का मतलब आप लोग पूछ रहे हैं, तो अधिकरण का मतलब, अधिकरण का इंग्लिश होता है ट्रिब्यूनल। यानी किसी खास चीज को लेकर संसद अधिनियम पारित करके जो संस्था स्थापित कर देता है, ठीक है, इसी को अधिकरण कहा जाता है। चलिए आगे आइए, आगे आइए, आइए 1 मिनट में याद कीजिए। ये तो यादें होगा ना यार, रिवीजन कर रहे हैं, याद थोड़े कर रहे हैं। चलिए, मूल संविधान में, भारतीय संविधान में कितने भाग? वर्तमान में, वर्तमान में, बात क्लियर है। चलिए अब देखिएगा, आपको भाग 1, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद से कौन? भाग 2 में क्या है? भाग 2 में क्या है? इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद? चर्चा कौन अनुच्छेद? भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है? इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद? इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद? भाग 4 में, भाग 4 में इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद? इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद? भाग 4 के क में, भाग 4 के क में इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में? इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में? भाग 5 में क्या है? भाग 5 में क्या है? इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद से? कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? भाग 6 में क्या है? चर्चा कौन अनुच्छेद से कौन? भाग 7 निरस्त है, आया ना? कैमा संविधान संशोधन, कैमा, कैमा। भाग 8 में क्या है? भाग 8 में क्या है? चर्चा कौन अनुच्छेद से कौन? कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? भाग 9 में क्या है? भाग 9 में, 9 के क में, 9 के ख में, भाग 9 में क्या है? 9 के क में, 9 के ख में, इस सब की चर्चा कौन अनुच्छेद में? सबकी चर्चा कौन अनुच्छेद? भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र, और भाग 10 में क्या है? कौन अनुच्छेद में है? भाग 11 में, भाग 11 में कहां से कहां? भाग 11 में, भाग 11 में क्या है? कहां से कहां? भाग 12 में क्या है? भाग 12 में क्या है? चर्चा कहां से कहां? भाग 13 में क्या है? भाग 13 में क्या है? कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? भाग 14 में क्या है? भाग 14 में क्या है? कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? भाग 14 के क में, 14 के क में कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद? भाग 15, भाग 15 कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? भाग 16,
भाग 16 कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? भाग 17 कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? भाग 18 कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? भाग 19 कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? भाग 20 कौन अनुच्छेद से कौन? भाग 21 कौन अनुच्छेद? भाग 22 कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? इतना बात क्लियर है? हल्ला मत कीजिए। हल्ला काहे कर रहे हैं आप लोग? एक बार भाग वाला नोट में है कि ना है? भाग नोट में है, एक बार देखिए तो उसमें कुछ गलत भी है। देखिए तो कुछ गलत भी है, देखिए कुछ गलत भी है, नहीं ना है? कमेंट कर रहा है लड़का। गलत है क्या? देखिए आप लोग, देखिए बोलिए गलत भी है कुछ? भाग 12 में क्या है? सुनिए, हल्ला मत कीजिए। क्या गलती है? दीजिए तो एक बार नोट हमको, आप लोग स्पष्ट नहीं करते हैं। $264 से ठीक तो है। 300 के को हम 300 बोले थे। $1938 में ओहो, हाँ, थोड़ा सा गलती है। सुनिए, भारतीय संविधान का भाग आप लोग देखे, इधर नोट में भारतीय संविधान का भाग 2 लिखा हुआ है, यहां पर भाग 11 कीजिए। भाग 11 कीजिए, भाग 11 कीजिए, भाग 11। भारतीय संविधान का भाग 11 को 2 अध्याय में बांटा गया है, जिसमें एक अध्याय हमें केंद्र और राज्य के विधायी संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है, तथा अध्याय 2 हमें केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। सही कर लिए? चलिए, अब चलिए, अब एगो लाइन लिखिए तो। सही कर लिए हो? देखिए, एगो बात बताते हैं, जो भारत का संविधान है वो टाइपिंग किया हुआ है कि हाथ से लिखा हुआ है? हाथ से लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण। अब एगो प्रश्न कोई विद्यार्थी पूछता है कि भारत का मूल संविधान कौन भाषा में लिखा गया है? भारत का जो मूल संविधान है, भारत का मूल संविधान का जो मूल प्रति है वो हिंदियों में लिखा गया, अंग्रेजियों में लिखा गया, दोनों भाषा में लिखा गया है।
हिंदियों में लिखा गया, अंग्रेजियों में लिखा गया। जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं तो क्वेश्चन अंग्रेजियों में रहता है, हिंदियों में रहता है कि नहीं रहता है? वैसे ही भारतीय संविधान का मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, और उसको अपने हाथ से लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण। सिर्फ हिंदी कहना गलत है, सिर्फ अंग्रेजी कहना गलत है, जबकि यह कहना सही है कि दोनों भाषा में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा संविधान की मूल प्रति लिखी गई थी, और उसको सुरक्षित हीलियम गैस में रखा गया है। नोट में होगा, है ना? तो नीचे से एक लाइन लिखिए तो, भारत के संविधान का मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। भारतीय संविधान का मूल प्रति लिखिएगा एक लाइन। भारतीय संविधान का मूल प्रति, भारतीय संविधान का मूल प्रति, भारतीय संविधान का मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, भारतीय संविधान का मूल प्रति, भारतीय संविधान का मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, भारतीय संविधान का मूल प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया है। एगो लाइन और लिखिए। भारतीय संविधान का हिंदी में नाम, भारतीय संविधान का हिंदी में नाम, कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार नहीं खाते हैं। भारतीय संविधान का हिंदी में नाम भारत का संविधान है। भारतीय संविधान का हिंदी में नाम भारत का संविधान है। भारतीय संविधान का हिंदी में नाम भारत का संविधान है। भारतीय संविधान का हिंदी में नाम भारत का संविधान है। भारतीय संविधान का हिंदी में नाम भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। हो गया ना? आगे बढ़े ना? अब चलिए, अब देखिएगा भारत के संविधान में, भारत का जो मूल संविधान था, भारत का जो मूल संविधान था उसमें 8 गो अनुसूची था। क्या गो अनुसूची था? 8। संविधान संशोधन के माध्यम से 4 गो और जोड़ा गया, और संविधान संशोधन के माध्यम से जब 4 गो और जोड़ा गया तो 12 गो हो गया, और वर्तमान में 12 गो है। 4 गो जो और जोड़ा गया है, एक तो मूल संविधान में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक है, और फिर संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल किया गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत शामिल किया गया। वही 10वीं अनुसूची आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत शामिल किया गया, और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया गया। जब 9वीं अनुसूची शामिल किए गए थे तो उस समय जो हमारे देश के पीएम थे, उस समय हमारे देश के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब आपको 10वीं अनुसूची शामिल किया गया था तो उस समय हमारे देश के पीएम थे राजीव गांधी, राजीव गांधी। और जब 11वीं और 12वीं अनुसूची शामिल किया गया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और जानते हैं ये प्रश्न जो है लगभग पूछ दिया है, 9वीं अनुसूची शामिल होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 10वीं अनुसूची शामिल होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, 11वीं और 12वीं अनुसूची शामिल होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ये सब प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछ दिया है, और आगे भी ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको जो है इसको याद रखना है। अब हम लोग इस चीज को देखते हैं, पहली अनुसूची से लेकर के 12वीं अनुसूची तक में किस विषय की चर्चा है, किस विषय की चर्चा है। और एक बात यहां पर आप समझिएगा,
जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेदों में हर चीज को शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन वैसे प्रावधान जो भारत के संविधान के अनुच्छेदों में शामिल नहीं किए जा सके, वैसे प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में शामिल नहीं किए जा सके, उसे भारतीय संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया। गौर कीजिएगा, वैसे प्रावधान जो भारत के संविधान के अनुच्छेदों में शामिल नहीं किए जा सके, उसे भारतीय संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया, उसे भारतीय संविधान के अनुसूची में शामिल किया गया। तो अब पहली अनुसूची से लेकर के 12वीं अनुसूची तक की बात करते हैं। पहली अनुसूची, अगर हम पहली अनुसूची की बात करें तो जो पहली अनुसूची है, पहली